सध्या जातीयवाद एवढा उफाडलेला आहे की संपूर्ण भारत हा एका जातीवादाच्या बॉम्बस्फोटावर बसलेला आहे, बरं का. हा केव्हाही होऊ शकते. तर या जातीवादाच्या मानसिकतेवर उपाय काय आहे आज? उपाय मैं बता रहा हूँ, लेकिन उसके पहले मैं इनकी जो बात है उसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि इसका प्रचार और प्रसार और प्रबोधन कैसे हो. तो मैं तथागत की बात कहना चाहूँगा कि तथागत ने कहा था दो भिक्षुओं को कि एक भिक्षु यदि पूरब को जाए तो दूसरा पूरब के कदापि न जाए, तो पश्चिम को उसने जाना है. चार यदि भिक्षु है तो तीसरा जो है वो उत्तर को जाए और चौथा दक्षिण को जाए. तो भिक्षुओं को उन्होंने यही कहा था, चरत भिक्षुवे चरत चारिकम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय. तो इसी तरह से जो प्रबोधन है इस तरह से होता है. और घर हम जो करते हैं, हम जब आजकल जो मतलब प्रचार प्रसार जो करते हैं या कोई भी प्रोग्राम होता है तो क्या होता है, खाली जो इस महापुरुष की जयंती है वो फोटो बदलता है और फिर वही लोग रहते हैं, गिने चुने लोग 10-12. तो ये शहरों में प्रोग्राम होता है. तो मेरा ये जो कहना है कि एक केंद्र बदलना चाहिए. ये केंद्र शहरों से ग्रामीण क्षेत्र में लेके जाना चाहिए. धम्माचा प्रसार करण्यासाठी केंद्र बदलायला पाहिजे, ही तुमची एकदम बरोबर आहे म्हणणं. पण मी असं म्हणतोय की आता आजचा हा दिवस आहे 14 जानेवारी, हा खरं म्हणजे विद्यापीठासाठी ज्या ज्या लोकांनी लढलं आणि जे शहीद झाले त्यांना तर सर्वप्रथम मी विनम्र अभिवादन करतो. पण मला एक सांगा की सध्या जातीयवाद अतिशय मोठ्या ताकदीने उफाडलेला आहे. नेमकंच आता आपण एका वकिलाचं उदाहरण घेऊ औरंगाबादच्या, की त्या औरंगाबादच्या वकिलाला घरसुद्धा देण्यात आलेलं नाही आहे सर, बरं का. त्याच्यामुळे आपण असं करूया की हा जातीवाद अतिशय उफाडला. आता या जातीवादावर नेमकं काय उपाय काय की हा आपण बंद करू शकतो? इस पर उपाय केवल अम्बेडकर वाद ही है. और अम्बेडकर वाद की मैंने जैसे पहले कहा, प्रथम और अंतिम शर्त जाति अंत है. तो जाति अंत के लिए हर प्रोग्राम हमारा जाति अंत का होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर वाद के अंतर्गत संविधान था. मतलब बाबा साहब के विचारों की वो निर्मिति थी. लेकिन आज जो संविधान को गैर संवैधानिक कृत्य कर प्राइवेटाइजेशन हो, एलपीजी, इसके माध्यम से पूरी तरह से ये नष्ट कर रहे हैं. और लव जिहाद का कानून बनाया जा रहा है. बाद में हम देखेंगे कि कई जगह पे जाति को, अस्मिता को बढ़ाया जा रहा है. हर जाति का पुतला बिठाया जा रहा है. जहाँ की कोई भी जाति का जो महापुरुष एक बनाया जा रहा है नहीं है तो उसको खोजा जा रहा है. और उसकी जयंती निकाल कर अस्मिता का टक्कर आपस में भिड़ाया जा रहा है. दलित भी है तो मातंग है तो उसको जो है महारोप के खिलाफ लड़ाया जा रहा है. तो दो लोगों मिलकर चर्मकारों से, और धनगर है तो उसको आदिवासी से लड़ाया जा रहा है. आपस की ये टकराव, और मराठा को ओबीसी से लड़ाया जा रहा है. यानी आपस का जो टकराव है वो ये मनुवाद लोग ये ज्यादा कर रहे हैं, जातिवाद ज्यादा बढ़ रहा है. बिल्कुल, तो ये बात सही है. प्रशांत जी बोलते ना, तो ये बात सही है. लेकिन दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ प्रोफेसर वानखड़े सर से कि सर अभी का जो दौर चालू है, जो ये 21वीं सदी का जो दौर चालू है, ये बड़ा खतरनाक दौर चालू है जातीयता के बारे में. तो ये जातीयता उभर के आ रही है, सब जने बात कर रहे हैं, यह बात सही है. लेकिन अभी एजुकेशन के बारे में ये जातीयता के माध्यम से एजुकेशन को पूरा खत्म कर दे रहे हैं. ये सिस्टम ही पूरी खत्म कर दे. तो आप एजुकेशन से लगाव है आपका, तो आप किस तरह से चाहते, यानी क्या कहना चाहते हैं समाज से? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आपका सवाल है कि वर्तमान समय में जो शिक्षा प्रणाली आज केंद्र सरकार के द्वारा अपनाई गई है 2021 की शिक्षा प्रणाली में, इसमें जो छात्र पढ़ रहे हैं उन छात्रों के भविष्य के संदर्भ में कोई भी प्लानिंग नहीं है. धर्म को बढ़ावा देने का एजुकेशन, धर्म को बढ़ावा देने का सिलेबस वहाँ पर तैयार किया गया है और वह जबरन हम लोगों के माथे पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है, ताकि उस शिक्षा से विद्यार्थियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता. तो मैं अनुरोध करूँगा सभी समाज सेवियों से, सभी समाज के काम करने वाले हमारे जितने भी पुजारी लोग होंगे, राजकीय लोग होंगे, कि इस तरह की शिक्षा नीति का हम लोगों को पुरजोर विरोध करना चाहिए. वो अगर ये शिक्षा के माध्यम से अगर बच्चे आगे बढ़ेंगे तो मैं निश्चित कहूँगा कि आने वाला समय बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है. सही बात है सर, आने वाला समय सही बात है. लेकिन मुझे एक बात बताइए कि जो अभी नामांतर का जो नामांतर हुआ, नामांतर मिला, उसके लिए बहुत लोग शहीद हुए. लेकिन इस माध्यम से मैं प्रशांत जी आपको भी और सर आपको भी इस बारे में आगाह करना चाहता हूँ कि क्या समाज एक रूप हो गया इस लड़ाई से?
हो गया? ये प्रश्न जो है आपका थोड़ा जटिल ऐसा है कि नाम विस्तार होने से समाज एक रूप नहीं हुआ, एक संघ नहीं हुआ, बल्कि और ज़्यादा वो डाइवर्ट हो गया, बिखर गया। तो नाम विस्तार को उपलक्ष्य रखते हुए, सामने रखते हुए समाज के जितने भी नवयुवक बच्चे पढ़ रहे हैं, समाज के जितने भी राजनीति के लोग हैं, उनका दायित्व ये बनता है कि समाज को एक संघ बनाया जाएगा, बनाना जरूरी है, तब जाकर के हम लोग इन मनुवादी शक्तियों से लड़ सकते हैं, अन्यथा आपस के बिखराव में ये स्थितियाँ और गंभीर हो सकती हैं। सर कैसा करेंगे कि ये यदि एक रूप समाज को एक रूप लाना है, एक झंडे तले लाना है, एक फ्लैग तो किस तरह से? वो तो मैंने पहले ही कहा कि एजुकेशन जो है वही रियल फ्रीडम है। अच्छा। तो शिक्षण ही, नॉलेज ही, वागिनी का वो तो बाबा साहब ने कहा ही था। तो जो क्रांतिकारी विचार होते हैं वो अंधेरी गुफा से भी निकले ना, तो वो हिटलर की सेना हो या मुसोलिनी की, उससे भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं। इसलिए एजुकेशन ही सबसे अहम चीज है, और इसीलिए बाबा साहब ने विद्यापीठ की स्थापना की थी। और ये न्यायोचित मांगनी थी उनके फॉलोअर्स की कि बाबा साहब का नाम उसको दिया जाए, क्योंकि उसके रचयिता ही वो थे। लेकिन फिर भी जातिवादी मानसिकता की वजह से इतना समय लगा, और पोचीराम कांबड़े जैसे को जो शैतानी जातिवादी लोग थे उन्होंने मतलब कत्ल किया। तो ऐसे शहीद जो है, तो ये शहीदों की जो कुर्बानी है ये बेजा जा नहीं सकती, और मक्तल में आएंगे सर काटने हमारे जैसे दीवाने बहुत। इसलिए जाति अंत तो होना ही है, क्योंकि रंग और नस्ल, जात और मजहब जो भी है हिंसा से कमतर है, और हिंसा की जान से बढ़कर कुछ भी नहीं। तो इसीलिए साइंस भी कहता है कि ऑल द ह्यूमन बींग्स आर होमोसेपियंस। होमोसेपियंस मतलब कना, जिसको पीठ का ये कना है और जो विचार कर सकता है, तो हम सब होमोसेपियंस है। तो ये जो जातियाँ है केवल वनस्पति में होती है, इंसानों में केवल एक ही जाति है, होमोसेपियन। अच्छा, क्या बात है, बहुत सही बात है। ये आपने बताया दर्शकों को कि इंसानों में जातीयता नहीं होती है, जातीयता होती है वो पेड़ पौधों में। तो हाँ, आप देखेंगे एक आधी बार यदि एक्सीडेंट होता है तो खून की ज़रूरत पड़ती है, तो खून की ज़रूरत पड़ती है, तो एक आधा जैन धर्मी है तो उसका खून जो है मुसलमान को चलता है, और मुसलमान का खून जो है वो ब्राह्मण को चलता है। आज अभी तो हम देखते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट वगैरह ये किसकी किडनी लगती है। तो ये सब हमने ध्यान में रखना चाहिए, और विज्ञानवादी होना चाहिए, और विवेक बुद्धि का हमने पुरस्कार करना चाहिए। और ये कब बढ़ेगा, यदि लोग शिक्षित होंगे तो। इसलिए गांव-गांव में जो है वो संविधान कट्टा, संविधान गृह स्थापित होना चाहिए, और सभी को हमको हमारे अधिकारों की और कर्तव्यों का जो है वो जानकारी होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। प्रशांत जी, अभी संविधान बदलने की बात चालू है, तो ये आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? दोनों भी सर ऐसा है कि संविधान बदलने की भाषा हो नहीं रही है, संविधान बदलने की पूरी कोशिश की जा रही है। अच्छा। हम लोग अंधेरे में हैं, हमें ये पता नहीं है कि संविधान किस तरह से बदला जा रहा है। अच्छा। उस तरह के जितने भी कानून हैं जो सामान्य लोगों के हित के हैं, उनको पूरी तरह से डाइवर्ट करके रखा गया है। संविधान नाम की एक मुख्य पृष्ठ सिर्फ हम लोगों के नज़र में आ सकता है। अंदर जो बदलाव किए जा रहे हैं वर्तमान समय की सरकार ने भी की है और तत्कालीन सरकार ने भी की है। हम लोगों की जागरूकता बढ़नी चाहिए। संविधान की रक्षा करने के लिए सिर्फ संविधान को हाथ लगाने से हाथ काट देंगे ऐसी बात करने से नहीं होगा। उसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, और राजकीय लेवल पर जाकर हम लोगों को उसकी सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। ऐसा मुझे आप देश के प्रधानमंत्री के बारे में अभी क्या सोचते हो प्रशांत? फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई, फिरका परस्ती अब देश की शान बन गई। मोदानी मॉडल की वही पहचान बन गई। मोदानी मॉडल हुआ मोदी अंबानी अदानी मॉडल, तो मोदानी मॉडल की यही पहचान बन गई। और सपने दिखा रहा है वो झूठे ही हर तरफ। मतलब उन्होंने जो सपने बताए, बेरोजगारी दूर करेंगे, फिर 15-15 लाख देंगे, MSP लागू करेंगे, आज तक एक भी सपना पूरा नहीं हुआ। तो सपना दिखा रहा है झूठा ही हर तरफ। और मेरे देश की जनता कैसे नाकाम हो गई। अच्छा। लेकिन उन्होंने, मैं तो ये पंजाब के जो सरदार है उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने वो जो आंदोलन लड़ा, और वो बॉर्डर पे उन्होंने केवल बैरिकेड नहीं तोड़े, तो जात, धर्म, नस्ल, बाद में प्रांत, भाषा, लिंग, इन सब के बैरिकेड उन्होंने तोड़े, सब भेदों को खत्म किया। इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह से ये नामांतर का आंदोलन था, उसी तरह से ये अगली सीढ़ी थी। मतलब ये सबसे कामयाब आंदोलन कोई होगा इतिहास में भारतवर्ष के, तो ये किसान आंदोलन था कि जिसने ये आए पर इसको पीछे भगाया भी। अभी पंजाब में हाल ही में आपने देखा, तो आने वाली कल में इनका पानीपत होने वाला है। मतलब ये पूरी तरह से हारने वाले हैं। पंजाब हो, यूपी हो,
या फिर उत्तराखंड हो, हर जगह इनकी करावी. सही बात है. अभी पंजाब हो. तर आतापर्यंत आपण जी महत्त्वपूर्ण जी चर्चा केलेली आहे, तर मी एका मुद्द्याकडे थांबाना मी घेऊन राहिलो तुम्ही हे यार तुम्ही यार सत्यानाशच करता असं. तो जाधव सर, आप पेशा से एक शिक्षक है और बड़ी देर से आप कतार में थे, तो मैं आपको देख रहा था, लेकिन इन लोगों से बात करना ये मेरा एक फर्ज था, इसीलिए मैं आपको थोड़ा देर कतार में लगता. तो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र से आप पूरा वाकिफ़ है, पूरे डिस्ट्रिक्ट से आप वाकिफ़ है, यहाँ के लोगों के रोम रोम से भी आप वाकिफ़ हैं, जात धर्म ये सब बातें आप समझ सकते हो. तो नामांतर की लड़ाई जिस समय लड़ा गई, ये लड़ाई का आंदोलन जिस दौर में चलाया, तो उस नामांतर के लढाई की पार्श्वभूमी को आप कोण सी मायने से देखते हो? तर मी मराठीमध्ये बोलीन. तर नामांतर लढ्याच्या पार्श्वभूमीच्या संदर्भाने मला एक अत्यंत चांगला प्रश्न विचारला गेलेला आहे की नामांतराची लढाई ही म्हणजे 23 जुलै 1976ला विधानसभा आणि विधान परिषदेच्या दोन्ही सभागृहामध्ये नामांतर हे मुकरर झालं होतं. त्याच्यावर नामांतर देण्याबाबत ठराव झाला होता, परंतु त्याच्यानंतर आंदोलनाने पेट घेतला आणि या आंदोलनामध्ये सर्वात प्रथम पोचीराम कांबळे ज्यांचे तुकडे तुकडे केले गेले आणि फासावर त्यांना जाळलं गेलं. आणि आता म्हणशील का जय भीम, तर तो मी मरेपर्यंत तो जय भीम म्हटला. असे 19 या नामांतर लढ्यामध्ये शहीद झाले. तर याची जी पार्श्वभूमी आहे ती पार्श्वभूमी अशी आहे की ज्या वेळेला मराठवाडा विद्यापीठाची जी स्थापना आहे, मराठवाडा विद्यापीठाची स्थापना ही बाबासाहेबांच्या प्रेरणेने झालेली आहे. आणि त्यावेळेला ती जी कमिटी होती, त्या कमिटीमध्ये एक चर्चा चालली होती की बा आपण जे विद्यापीठ या ठिकाणी स्थापन करणार आहोत की याचं नाव काय असलं पाहिजे. आणि म्हणून बऱ्याच मंडळींनी बाबासाहेबांच्या नावाचा उल्लेख केला होता की बा हे जे विद्यापीठ आहे हे तुमच्याच नावाने असावं. म्हणजे मी 1951 ते 50 वगैरे या पिरियडमधली आपल्याला गोष्ट सांगतोय की तुमच्या नावाचं असावं. पण बाबासाहेब व्यक्तिपूजक नव्हते. बाबासाहेबांच्या समाजाला बाबासाहेबांनी सांगितले की माझी जयंती साजरी करू नका, व्यक्तिपूजा करू नका. इथपर्यंत बाबासाहेबांनी आपल्याला आव्हान केलेलं आहे. एक मिनिट, तर मला तर ही लढाई आता जवळजवळ 17 वर्ष चाललेली आहे. मला हे म्हणायचं आहे 1976 ते 1994 पर्यंत ही लढाई चाललेली आहे. 1976 ते 1994 पर्यंत ही लढाई चालली. हां, परंतु या 17 वर्षाच्या लढाईचं मूळ कारण हे असं आहे की बाबासाहेबांनी स्वतःच्या नावाला विरोध केला. नाही तर तेव्हाच बाबासाहेबाचं नाव हे या विद्यापीठाला दिले जात होतं, परंतु बाबासाहेबांनी स्वतः विरोध केला. मग नाव कोणतं द्यायचं, तर बाबासाहेबांनी सांगितलं की माझ्यासारख्या एखाद्या व्यक्तीचं नाव देऊन हे संकुचित केल्यापेक्षा एका प्रांताचं नाव द्या की हा जो त्यावेळेला प्रांत रचना होत्या सगळ्या, मुंबई प्रांत होता, नागपूर प्रांत होता, मराठवाडा वगैरे वगैरे. तर मग मराठवाडा विद्यापीठ हे नाव द्या असं त्या ठिकाणी त्या कमिटीमध्ये ठरलं. आणि मग काय झालं की हे एका व्यक्तीचं नाव न देता हे व्यापक नाव दिलं गेलं प्रांताचं, म्हणजे मराठवाडा विद्यापीठ. मग ही बाबासाहेबांच्या नामांतराची जी आंदोलन जे सुरू झालं ते कसं सुरू झालं, कारण काय झालं, कोल्हापूरला छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने विद्यापीठाची स्थापना झाली. तर त्यावेळेला आंबेडकरी समाज हा जागृत झाला की बाबासाहेबांनी व्यापकता शिकवली की प्रांताचं नाव पाहिजे, व्यापक नाव पाहिजे, मोठं नाव पाहिजे, व्यक्तीचं नाव नसावं. परंतु छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने 1960ला जर कोल्हापूरला विद्यापीठ स्थापन होतं आहे म्हणजे एका राजाचं एका व्यक्तीचं नाव दिलं जातं आहे. तर मग आपण बाबासाहेबांचं नाव हे जे मराठवाडा विद्यापीठ आहे तर हे बाबासाहेबांच्या नावानं का मागू नये. तिथून आंदोलन हे सुरू झालं. आणि या आंदोलनामध्ये बऱ्याच वेळा आपण चर्चा करतो की या आंदोलनाने साधलं काय. या आंदोलनाने आंबेडकरी समाजामध्ये एक चैतन्य आलं, एक स्वाभिमान आला आणि एक वेगळ्या पद्धतीचं एक स्वाभिमानी वातावरण निर्माण झालं. आणि एवढंच नाही तर या आंदोलनाने आपल्याला
या आंदोलनामधून आपल्याला चांगले चांगले करारी आणि बाणेदार नेतृत्वसुद्धा मिळाले की आपल्याला लाँग मार्च प्रणेते आदरणीय प्राध्यापक जोगेंद्र कवाडे सरांचं नाव घेता येईल, त्यानंतर सन्माननीय गंगाधर गाडे साहेबांचं नाव घेता येईल, त्यानंतर राजा ढाले साहेबांचं नाव घेता येईल, अरुण कांबळे, असे उभरते नेतृत्व आपल्या समोर आलं. तर ही या नामांतर लढ्याची उपलब्धता आहे. सांगितली बरोबर आहे, ही त्याची उपलब्धता आहे. त्यानंतर आता आपण 21 शतकात वावरतो, बराच काळ उलटला आहे. दरवर्षी त्या शहीदांना आपण त्या शहीदांना आपण नमन करण्याच्यासाठी तिथं जातो की ज्या ज्या लोकांनी या नामांतर चळवळीमध्ये जो मोठा लढा उभारून एक खूप मोठं आंदोलन, एवढं मोठं आंदोलन की जे न जिंकणारं आंदोलन या समाजानं जिंकलं आणि नको ते ज्याच्या घरात नाही पीठ तो मागते विद्यापीठ अशा व्यक्तीला एक मोठा जोडचा चपराक दिली आणि लढा काय असतो ते मनुवाद्यांना शिकवलं या नामांतर लढ्यातून. तर मित्रांनो, हा लढा एक अस्मितेचा लढा होता, हा लढा एका शौर्याचा लढा होता. आज या लढ्याला 28 वर्षे झालेत आणि माझ्यासोबत प्राध्यापक डॉक्टर वानखळे सर, प्रशांतजी सोनवणे, निरंजन जाधव सर या सगळ्यांनी मिळून नामांतर चळवळीच्या बद्दल सविस्तर माहिती दिली. एवढंच नाही तर अन्यसुद्धा आम्ही समाजाच्या कल्याणाच्यासाठी त्याच्या योग्यतेवर काय उपाययोजना करावी असे सुद्धा अनेक मान्यवरांनी सांगितलं. तर मी इथंच थांबतो. जय भीम, जय भीम. मैं आखिरी में एक संदेश बाद में डाल देना तुमने वो आदिवासी घुमंतू के लिए. तो प्रशांत जी, अभी मैं ये पहले गए थे अभी मैं आपसे एक वानखड़े सर आइए, आप भी, ये तो कोई स्टूडियो नहीं, ये तो खुली चर्चा है भाई, ये तो खुली चर्चा है और खुली चर्चा में तो सब जायज़ है. तो प्रशांत जी, मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा, आपसे एक बात करना चाहता हूँ कि भाई अभी SC ST और OBC इन लोगों का अभी एक बहुत बड़ा संगठन तैयार हो रहा पूरे भारत में, बराबर है, सही बात है. और ये संगठन किस माध्यम से चला जाएगा, कौन सी ओर चला जाएगा, इसका तो आज कोई मायना तो नहीं है. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि भाई आदिवासी समाज के बारे में आज लोग कौन सी मीमांसा से, तो मैं ये जो आंदोलन था नामांतर का, उससे हम लोग SC हो, ST हो, आदिवासी हो, घुमंतू हो या OBC, तो उन्होंने क्या प्रेरणा लेना चाहिए. तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि तमाम जो घुमंतू विमुक्त जातियाँ है, आदिवासी है, उन्होंने इस आंदोलन से प्रेरणा लेकर लड़ा किस तरह से लड़ाई जाती है. क्योंकि जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो हालात से डरना कैसा, और जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते. तो जो पोचीराम कांबड़े ने जो शहादत दी या गौतम वाघमारे ने जो शहादत दी और आखिरी वक्त तक उन्होंने बाबा साहेब का नाम लिया, जलते हुए और मरते हुए, कटते हुए भी, तो इस तरह का जो जुनून और जज्बा है वो अपने आप में पैदा करे और इस व्यवस्था को मतलब जो विषमतावादी व्यवस्था है उसको ख़त्म करके एक समतामूलक व्यवस्था स्थापित करे, जिसका कि सपना महात्मा फुले से लेकर कबीर हो, राजर्षि शाहू महाराज हो, बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था. और इसके लिए ये जरूरी है कि ये नेता और पक्ष मेरे को एक भी कारगर आज दिख रहा है. तो मैं यहाँ पे आपको रुकाता हूँ एक मिनट. तुम बड़ा आंदोलन चला रहे हो, SC ST OBC का आंदोलन आप लोग चला रहे हैं. अरे भाई, आपके पास में मीडिया नहीं है खुद का, आपके पास में तो अखबार भी नहीं है. कहा जाता है कि तुम्हारा जब तक मीडिया, बहुजनों का मीडिया जब तक सक्षम नहीं होता तब तक तुम कौन सी ही लड़ाई नहीं लड़ पाओगे. तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? बिल्कुल आपने सही बात कहा, और इसी बात पर गौर करते हुए मैंने खुद ने उबंटू उल गुलान नाम का जो YouTube चैनल है वो चालू किया है. और वो केवल 2 महीने चालू करके हुए, फिर भी उसका जो सब्सक्रिप्शन है वो आज की तारीख में वो 6000 तक लगभग पहुंच गया है. अभी हमारा जो वीडियो है वो 6000 लोग देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष के. आप 2 महीने में समझ सकते हो. तो अपना क्या स्पीड है
इस पे से आपको ये समझ में आएगा। तो उबंटू उलगुलान का जो मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। उबंटू ये आदिवासी, अफ्रीका के जो आदिवासी है उनका शब्द है। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मानववंश शास्त्रज्ञ होता है, वो जंगल में जाता है और आदिवासी के बच्चों को वो जमा करता है और एक टोकरी में कैंडीज, चॉकलेट और कैडबरीज रखता है और उनकी रेस लगाता है और वो ऑनवर मार्च, गेट सेट गो, ऐसा उनकी शर्त लगाता है। तो वो एक साथ जो है ना वो तुरंत भागते नहीं है, तो वो हाथ में हाथ मिलाकर एक साथ वहाँ पहुँचते हैं और सब मिलके वो टोकरी उठाते हैं। तो वो अचंभित हो जाता है। तो आज उसको लगता है ये क्या है भाई, ये ऐसा तो आपने क्यों किया? तो वो बोलते हैं उबंटू। तो वो बोलता है उबंटू का मतलब क्या है, उसको अफ्रीकन शब्द है, उसको मालूम नहीं। तो उन्होंने वो समझाते हैं कि उबंटू का मतलब है कि कोई भी एक आदमी, जैसे अंबानी और अदानी जो 1% जो लोग हैं उनके पास अभी 78% जो संपत्ति भारतवर्ष की है, तो वो समझाता है कि कोई भी एक व्यक्ति को एक टोकरी मिल जाती तो वो कभी भी खुश हो नहीं सकता। इसीलिए आदिवासी की जो मूल संस्कृति है, उनका जो आजीविका धर्म है, तो उनका क्या है, यहाँ तक कि तथागत ने भी बोला था कि वज्जी नाम की जो टोली थी, तो प्रसेनजीत को बोला था कि जब तक ये एक संघ है तब तक उनको तुम हरा नहीं सकते। तो ये संघ संकल्पना भी तथागत ने आदिवासी की वज्जी टोली से ही ली हुई है। और इसीलिए जो है इसमें सामूहिकता, सामुदायिकता, सामाजिकता, आपसी सद्भाव, सहजीवन, सहअस्तित्व, प्रेम, भाई बहन चारा, ऐसे जो मूलभूत तत्व है समतामूलक समाज के, तो ये आदिवासी में निहित होते हैं। और उबंटू का अर्थ है मैं हूँ क्योंकि हम है। और उलगुलान जो है ये बिरसा मुंडा का महान क्रांति थी। तो वो क्या थी, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय, धार्मिक समग्र क्रांति। तो ये समग्र क्रांति कैसी थी कि हाशिए का जो आखिरी तबके का आदमी है वो शोषण मुक्त, भय मुक्त, आनंदी और स्वस्थ जीवन जी सके, इसके लिए वो उसकी निर्मित थी।